हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख 21 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन है जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली प्लान जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है 99 रुपीज़ का है और एनसीईआरटी का प्लान 299 रुपीज़ का है। देखिए, जो ईयरली प्लान का ऑफर चल रहा था 399 वाला, वो 28 सितंबर तक था। तो अब ये ऑफर ख़त्म हो चुका है। तो आपको अब जब ईयरली प्लान लेना होगा तो आपको 399 की जगह 499 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आपको ईयरली प्लान लेना है तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोन पे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ को आप अवेल कर पाएंगे और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके PDF नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बीच एनवायरनमेंट एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में है, यानी बीम्स के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को एक एक करके ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो बीम्स है वो लॉन्च किया गया है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये जो बीम्स है वो लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि बीम्स का ऑब्जेक्टिव है कोस्टल इकोसिस्टम और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करना। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग बीम्स। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं बीम्स के बारे में। देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया के 8 बीचेस को रिकमेंड किया गया है इंटरनेशनल इको लेबल के लिए। एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है जो कि बीचेस को दिया जाता है। ये कब हुआ था? इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे के दिन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि 8 बीचेस को रिकमेंड किया गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए, इसीलिए न्यूज़ में था। देखिए, इंडिया ने लॉन्च किया है खुद का इको लेबल जिसका नाम है बीम्स, जिसे कहते हैं बीच एनवायरनमेंट एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज। किसके अंतर्गत? ICZM के अंतर्गत, यानी इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए, जो बीम्स है ना वो लॉन्च किया गया है सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट सिमकॉम और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट होता है वो भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बीम्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो उनको भी देख लेते हैं एक एक करके सारे। तो देखिए, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है बीम के, सारे को देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कोस्टल वाटर के पॉल्यूशन है ना उसको अबेट करना और साथ में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना बीच फैसिलिटीज़ के लिए, और कोस्टल इकोसिस्टम और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट भी करना और साथ में कंजर्व भी करना। ठीक है, और जो बीच वाला एरिया होता है ना वहाँ पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनिनेस को मेंटेन भी करना, और जो बीच गोवर्स है मतलब जो बीच पे जाते हैं उनकी हाइजीन और सेफ्टी को भी मेंटेन करना। किसके अकॉर्डिंग? कोस्टल एनवायरनमेंट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट था वो भी बिल्कुल करेक्ट था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी बीम्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन की गई है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो बेसिन है ना इंडस रिवर सिस्टम का, वो केवल शेयर किया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना वो अलाउ करती है इंडिया को कि वो 20% ऑफ वाटर यूज़ कर सकता है। किसका? ईस्टर्न रिवर्स का। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो ऑप्शन जो डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो उसको 60 साल पूरे हो गए। अगर आप इंडस सिस्टम के बारे में बात करें, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात करें, तो उसमें कौन कौन सी मेन रिवर है? इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, देखिए जो इंडस रिवर सिस्टम है ना वो मेनली तो शेयर की जाती है इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो चाइना और अफगानिस्तान के द्वारा भी शेयर की जाती है। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करें ना तो उसमें जो मेजर 3 नदियाँ हैं ना, जैसे कि इंडस, झेलम और चेनाब, ठीक है, जिसको वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कहा जाता है, और जो बाकी की 3 नदियाँ हैं रावी, सतलज और ब्यास, जिनको ईस्टर्न रिवर्स कहा जाता है। तो जो ईस्टर्न रिवर्स है ना वो एलोकेट की गई है इंडिया को, वो अपने एक्सक्लूसिव यूज़ के लिए, और जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया रिवर्स का, जैसे झेलम, चेनाब और इंडस, वो एलोकेट की गई है पाकिस्तान को।
तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स का कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान। और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स का यूज़ करेगा इंडिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो स्लॉथ बियर के बारे में है। क्वेश्चन ये कहता है कि स्लॉथ बियर के प्रोटेक्शन स्टेटस को ध्यान में रखते हुए हमें करेक्ट स्टेटमेंट को पता करना है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो स्लॉथ बियर है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में लिस्टेड है IUCN की रेड लिस्ट में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो स्लॉथ बियर है उसको शेड्यूल 1 की प्रोटेक्शन मिली है अंडर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है लेकिन दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना 2 स्लॉथ बियर की डेथ को रिपोर्ट किया गया है। कहाँ पे? नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसीलिए स्लॉथ बियर जो था वो न्यूज़ में था। देखिए स्लॉथ बियर को ना हनी बियर के नाम से भी जाना जाता है और भालू के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे इनहेबिट करते हैं? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। कहाँ पे? इंडिया और श्रीलंका में। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में इनको वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है और साइट्स की लिस्टिंग में ये अपेंडिक्स 1 में है। लेकिन इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ना इनको हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन दी गई है क्योंकि इनको शेड्यूल 1 की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी स्लॉथ बियर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो आर्सेनिक के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो आर्सेनिक है वो नेचुरली प्रेजेंट है कहाँ पे? अर्थ क्रस्ट में हाई लेवल्स में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो आर्सेनिक है एक वाइटल मिनरल है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना एक डेटा शेयर किया गया है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। और उस डेटा में ये देखा गया है कि जो आर्सेनिक अफेक्टेड हैबिटेशंस है ना इंडिया में वो इंक्रीज कर गए हैं बहुत ज़्यादा। कितने? 145% इंक्रीज कर गए हैं पिछले 5 सालों में, 2015 से लेके 20 तक। देखिए जो आर्सेनिक है ना वो नेचुरली प्रेजेंट होता है कहाँ पे? अर्थ क्रस्ट में हाई लेवल्स में। ठीक है, ग्राउंड वाटर में भी पाया जाता है आर्सेनिक बहुत सारी कंट्रीज़ में, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है। देखिए जो आर्सेनिक है ना कोई वाइटल मिनरल नहीं है बॉडी के लिए, उल्टा हाईली टॉक्सिक है। ठीक है, जब ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है तो ये हाईली टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। और कंटामिनेटेड वाटर अगर इसका यूज़ करते हैं, ऐसा वाटर जिसमें आर्सेनिक का लेवल हाई है और उसको ड्रिंकिंग या फूड प्रिपरेशन या इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं तो वो पब्लिक हेल्थ के लिए एक थ्रेट बन जाता है। ठीक है, अगर आप आर्सेनिक से बहुत लंबे तक समय तक एक्सपोज रहें तो आपको बहुत खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। कौन कौन सी? कैंसर, स्किन डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस या डायबिटीज़। तो इसीलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई आर्सेनिक के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में है, यानी FTA के बारे में है। हमें ये बताना है कि इंडिया ने किन किन कंट्रियों के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। जापान, साउथ कोरिया या श्रीलंका। तो बताइए किन किन के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया ने। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन तीनों कंट्री के साथ इंडिया ने साइन किया एग्रीमेंट को। तो ऑप्शन जो डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं FTA के बारे में। देखिए जो कैरोटर है ना वो न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि जो कैरोटर 2020 है ना वो फोर्स में आने वाला है 21 सितंबर 2020 को। कैरोटर की बारे में बात करें तो ये है क्या? कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ द ओरिजिन अंडर द ट्रेड एग्रीमेंट्स रूल्स 2020। तो ये जो नया रूल है ना कस्टम्स के द्वारा ये एनफोर्स होने वाला है 21 सितंबर को, इसीलिए न्यूज़ में आया था। और जो FTA है ना वो इसी से रिलेटेड है। तो FTA के बारे में जान लेते हैं। FTA होता क्या है? देखिए ये 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट है, मतलब समझौता है कि दोनों कंट्री मिलके आपस में जो कस्टम टैरिफ्स लगते हैं ना किसी भी चीज़ को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में जो कस्टम टैरिफ लगता है, कस्टम चार्ज लगता है, उसको एलिमिनेट कर दें या थोड़ा कम कर दें। तो ये 2 कंट्री या 2 से ज़्यादा कंट्री आपस में मिलकर डिसाइड कर लेती है जिनके रिलेशन ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यही हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए जो एग्रीमेंट है किस किस चीज़ को कवर करता है? गुड्स को भी कवर करता है और सर्विसेज को भी कवर करता है। गुड्स में जैसे एग्रीकल्चर है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। सर्विसेज में जैसे बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन या ट्रेडिंग हो गया।
देखिए जो एफटीए ना और किस किस चीज़ को कवर करता है, आईपीआरस को करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, इन्वेस्टमेंट को, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को और कंपटीशन पॉलिसी को भी। अब इंडिया ने किस किस के साथ एफटीए साइन किया है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिस्टेड है सारी कंट्रीज़ का नाम, जापान, साउथ कोरिया, श्रीलंका और एशियन मेंबर्स, इसलिए जो ऑप्शन डी था बिल्कुल करेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इंडिया की एफटीए के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो बुदापेस्ट कन्वेंशन के बारे में है। तो आइए, ये हाल में ही न्यूज़ में देखा गया था, हमें ये बताना है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ये WTO से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से या ओजोन डिप्लीशन से। तो बताइए जो कन्वेंशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बुदापेस्ट कन्वेंशन है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस कन्वेंशन के बारे में। देखिए जो बुदापेस्ट कन्वेंशन है ना, उसको कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए इस कन्वेंशन का मेन मोटो क्या है, ये एड्रेस करेगी इंटरनेट और कंप्यूटर क्राइम को। कैसे करेगी? नेशनल लॉज को हार्मोनाइज करके, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स को इम्प्रूव करके, और जो नेशंस हैं ना उनके बीच कोऑपरेशन को बढ़ा के। कौन कौन से नेशंस हैं उसको भी देख सकते हैं। देखिए जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं कौन कौन से हैं, कनाडा, जापान, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका और यूएस। और 2018 से ना इंडिया भी रिकंसीडर कर रही है अपने स्टैंड को इस कन्वेंशन को लेके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बुदापेस्ट कन्वेंशन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो स्विफ्ट कोड के बारे में है। ये कभी कभी न्यूज़ में देखा जाता है, हमें ये बताना है जो ये स्विफ्ट कोड है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, पेमेंट गेटवे सिस्टम से रिलेटेड है, या क्विक टोल प्लाजा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है ये, या नन ऑफ दी अबव। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो स्विफ्ट कोड है वो रिलेटेड है इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन से। तो इसलिए ऑप्शन ए जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो स्विफ्ट कोड है ना वो एक तरह का सिक्योर फाइनेंशियल मैसेज होता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए दो बैंक है, मान लीजिए एक बैंक है यूएस में लोकेटेड है और एक बैंक इंडिया में लोकेटेड है। तो अगर आपको मान लीजिए यूएस से इंडिया पैसा भेजना है तो आप स्विफ्ट कोड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसी स्विफ्ट कोड से एक सिक्योर मैसेज भेजा जाएगा इंडिया के बैंक को यूएस के बैंक के द्वारा, और उसी कोड के थ्रू क्या होगा, एक्सेस प्रोवाइड करेगी इंडियन बैंक कि वो पेमेंट को रिसीव कर सके यूएस से। ठीक है, जैसे कि हम लोग आईएफएससी कोड का यूज़ करते हैं ना इंडिया में, हर बैंक का एक यूनिक आईएफएससी कोड होता है, आपको पता है। और उसी आईएफएससी कोड का यूज़ करते हैं। आपको मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई के हर ब्रांचेस के अलग अलग आईएफएससी कोड हैं। उसी आईएफएससी कोड से पता चलता है कि पैसा किस पर्टिकुलर ब्रांच में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही स्विफ्ट कोड का भी यूज़ होता है। उससे ये पता चलता है कि कौन सी कंट्री से, किस बैंक से किस दूसरे बैंक में जो कि इंटरनेशनली लोकेटेड है पैसा भेजा जा रहा है। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं स्विफ्ट कोड के बारे में। देखिए जो स्विफ्ट कोड होता है ना वो हाईली इंक्रिप्टेड मैसेज होता है। ठीक है, तो उसको हैक करना या उसको डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जब कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है ना तो जो बैंक होती हैं वो स्विफ्ट कोड का यूज़ करती हैं कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन को बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सके। तो वही तरीका यहाँ पे मेंशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बैंक लोकेटेड है अमेरिका में और वो चाहता है कि इंडिया में बेंगलुरु में मैं पैसा भेजना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए मैं अमेरिका से पैसा भेज रहा हूँ इंडिया में, तो मैं क्या करूँगा, अमेरिका के ब्रांच में जाऊँगा, उसको अकाउंट नंबर दूंगा आईसीआईसी का और कहूँगा इस बैंक में पैसा डिपॉजिट करा दो। ठीक है, तो बैंक ऑफ अमेरिका क्या करेगा, आईसीआईसी को क्या करेगा, एक स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू एक इनक्रिप्टेड मैसेज भेजेगा। और जैसे ही वो इनक्रिप्टेड मैसेज यानी स्विफ्ट मैसेज आईसीआईसी के द्वारा अलाउ कर दिया जाएगा यानी रिसीव कर लिया जाएगा, तो जो होगा पैसा जो है वो यूएस से इंडिया में क्रेडिट हो जाएगा। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी स्विफ्ट कोड के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो समुद्रयान प्रोजेक्ट के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है ये एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। किस लिए, डीप ओशन माइनिंग के लिए। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रपोज करता है कि ह्यूमंस को भेजा जाए डीप सी के अंदर समरसेबल व्हीकल्स का यूज़ करके ओशन स्टडीज़ के लिए। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है ये जो प्रोजेक्ट है
वो अंडरटेक किया गया है किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। देखिए, अगर आपको पता है कि तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो सारे के सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं। आपको पता है कि इसरो जो है वो स्पेस से रिलेटेड काम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओशन माइनिंग से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, तो तीसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिक इनकरेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचता है? ऑप्शन सी। आइए जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए, जो समुद्रयान प्रोजेक्ट है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का प्रोजेक्ट है, जिससे कि डीप ओशन माइनिंग की जा सके रेयर मिनरल्स की। देखिए, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया क्या जाएगा कि सबमर्सिबल व्हीकल का यूज़ किया जाएगा, मतलब ऐसे व्हीकल जो समुद्र में डूब सके और उसके बाद अंदर मूव करके स्टडीज़ को कंडक्ट कर सके। तो ऐसे व्हीकल्स में क्या होगा, लोग बैठेंगे और डीप सी में जाएंगे और ओशन स्टडीज़ को करेंगे रेयर मिनरल्स के लिए। देखिए, जो प्रोजेक्ट है वो रियलिटी में कब आएगा? 2021 और 22 में, 2021 एंड 22 में। देखिए, जो प्रोजेक्ट है वो अंडरटेक किसके द्वारा किया जा रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी समुद्रयान प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 से रिलेटेड है। हमें ये बताना है कि इस एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से आइटम्स इंक्लूडेड हैं। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। ड्रग्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, हैंग कैन जो कि पूरी तरह कॉटन से बने हों, और लास्ट ऑप्शन है फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर्स। तो बताइए कौन कौन से कमोडिटी इस एक्ट के अंतर्गत एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सारे के सारे जितने भी आइटम्स मेंशन हैं वो एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, एट प्रेजेंट ना इस एक्ट के अंतर्गत जो है वो 9 कमोडिटीज़ हैं जिसको एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंतर्गत रखा गया है। कौन कौन सी है वो? ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मिक्स्ड कोई भी फर्टिलाइज़र हो सकता है, फूड स्टफ्स, एडिबल ऑयल्स, हैंग कैन जो कि पूरी तरह कॉटन से बने हों, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रॉ जूट, जूट टेक्सटाइल्स, सीड फूड क्रॉप्स, सीड्स ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, सीड्स ऑफ कैटल फॉडर, जूट सीड, कॉटन सीड, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर। जो लेटेस्ट आइटम जोड़ा गया है ना, इसमें फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर जोड़ा गया है, क्योंकि ये कोविड-19 के आउटब्रेक में एसेंशियल कमोडिटीज़ डिक्लेयर किया गया था। देखिए, अगर किसी भी कमोडिटी को एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर दिया जाता है ना, तो उस पर जो क्या होता है, उसका जो उस पर गवर्नमेंट का सुपरविजन हो जाता है। उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, उसके प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सकती है, और यहाँ तक कि स्टॉक लिमिट को भी इम्पोज कर सकती है, जिससे कि होर्डिंग ना हो सके उस पर्टिकुलर कमोडिटी की। अगर स्टॉक लिमिट लगा दी जाएगी तो उससे ज़्यादा स्टॉक जानते हो मेंटेन नहीं किया जा सकता, जिससे कि होर्डिंग ना हो पाए उस स्टॉक की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एसेंशियल कमोडिटीज़ के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है वो इम्प्लीमेंट किया गया है नेशनल हेल्थ एजेंसी के द्वारा। हमारा दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि ये जो स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की गई है इम्बैलेंसेस को करेक्ट करने के लिए, किसमें? टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज की अवेलेबिलिटी में, और साथ में ही ये इम्प्रूव करेगी मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी को। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस योजना के बारे में। देखिए, जो योजना है ना वो इंट्रोड्यूस की गई थी 2003 में, ठीक है। ये क्या करेगी योजना? ये करेक्ट करती है इम्बैलेंसेस को। किससे रिलेटेड है? टर्शरी हेल्थ केयर सर्विस के अवेलेबिलिटी से रिलेटेड, और साथ में ही मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है। इस स्कीम के 2 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट में क्या होता है, नए एम्स को सेटअप करना, और साथ में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन है ना उनको अपग्रेड करना, ठीक है। देखिए, इस योजना के अंतर्गत ये जो योजना है ना वो इम्प्लीमेंट किसके द्वारा की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है इस योजना के बारे में उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है ना वो एक तरह की एपेक्स बॉडी है जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि जो इंडिया की फ्लैगशिप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस स्कीम्स है ना उनको इम्प्लीमेंट करना, जैसे कि आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो NHA को इसीलिए सेटअप ही किया गया है जिससे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट किया जा सके नेशनल लेवल पे,
ठीक है। लेकिन ये जो योजना है ना वो इम्प्लीमेंट किसके द्वारा की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस योजना के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, वी हैव रीच टू द एंड। अब देखिए ना, जो सिचुएशन मेरे साथ चल रही थी वो पहले से बेहतर हो चुकी है, इसलिए अब जो वीडियो है वो टाइमली डिलीवर हो रही है अर्ली मॉर्निंग को। देखिए क्या होता है कि मैं खुद चाहता हूँ ना कि ये सब जो वीडियोस का सेशन है ना वो टाइमली ही चले, लेकिन कभी कभी सिचुएशन होती है, जैसा आप लोगों को पता ही है, मैंने शेयर भी किया था इस चीज़ के रिगार्डिंग। लेकिन अब सब कुछ जो है वो बैक टू नॉर्मल है। ऑल मतलब पूरी तरह तो नहीं कह सकता, लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ सही है। इसीलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जो है वो अब टाइमली आए और फ्यूचर में भी ऐसे ही आती रहेगी। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हाँ, कि इफ़ यू वांट टू एक्सेस अवर फ्री स्टडी मटेरियल यू कैन जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।